हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ फास्ट आईएएस एकेडमी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से यूनिट नंबर 7 का जो हमारा पार्ट 1 का टेस्ट था, टेस्ट नंबर 9, उसको अटेम्प्ट कर चुके होंगे। तो चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इसके आंसर्स को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच एक्टिविटीज डू नॉट एड द कार्बन डाइऑक्साइड टू द अर्थ कार्बन साइकिल। इनमें से ऐसी कौन सी गतिविधि है जो अर्थ के कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड नहीं करती है। तो सबसे पहले दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। तो हम सभी को पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि जो CO2 है ना, वो हमारे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, ना कि इमिट होती है। तो ये जोड़ने वाली बात तो है ही नहीं है, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है यहाँ पर ए। बट हम ऑप्शंस को वेरीफाई करेंगे। रेस्पिरेशन या श्वसन, तो हम CO2 छोड़ते हैं। जब भी किसी मैटर का डिकम्पोजिशन होता है वो भी CO2 छोड़ता है। और वॉल्केनिक जो एक्टिविटी होती है उससे भी CO2 अल्टीमेटली एमिट होती है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किसकी है। तो सभी को रटा हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर पर आता है नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेटली 78%। सेकेंड नंबर पर ऑक्सीजन 20.95%। और थर्ड नंबर उसके बाद आता है हमारे यहाँ आर्गन 0.93%। तो यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है आर्गन। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। तो हमें इन किन चीजों को ध्यान रखना है कि हमें हमेशा फर्स्ट याद ना रख के फर्स्ट 3 तो कम से कम याद रखना है चीजों में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी। लॉजिकली सोचिए कि यदि हमारे यहाँ पे ना हर प्रकार का वेजिटेशन कवर हो जाए तो CO2 एब्जॉर्ब क्या नहीं हो पाएगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी। यदि CO2 एब्जॉर्ब नहीं होगी तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। तो जो भी वेजिटेशन है सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो यदि अधिकता पूछी जाती कि किसकी अधिकता हो जाती है तो आंसर होता CO2। बट उन्होंने पूछा है कमी या, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीजन। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहां पर हो जाएगा हमारे लिए डी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य या फंक्शन वेजिटेशन या प्लांट या ट्री नहीं करते हैं। तो CO2 का एब्जॉर्प्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल करते हैं। नॉइस एब्जॉर्प्शन बिल्कुल करते हैं। आपको पता होगा जब भी हमारे यहाँ हाईवेज वगैरह बनाए जाते हैं ना, तो वहां पे प्लांट 2 वजह से लगाए जाते हैं। पहला प्लांट इसलिए लगाए जाते हैं कि वो क्रॉसिंग लाइट के इफेक्ट को खत्म कर दें। और सेकंड रीजन होता है कि वो किसको करते हैं एब्जॉर्ब, नॉइस को एब्जॉर्ब करते जाते हैं। एयर पॉल्यूशन, लॉजिक वाली बात है, क्यों बेचारे एयर पॉल्यूशन करेंगे प्लांट, वो तो पॉल्यूशन को और ही कम करते हैं। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। फिफ्थ ऑप्शन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। धारणीय विकास, बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर हो रही है हमसे, ठीक है। तो सबसे पहले SDG की बात कब हुई थी, 2012 में, Rio+20 में। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन डी को हमने एलिमिनेट कर दिया है। सेकंड ऑप्शन, SDG में टोटल 17 गोल्स हैं, बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो चुका है। नेक्स्ट, SDG को जो अचीव करने का टारगेट है वो है 2030। तो ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 3 गलत हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। हम सभी को बताएं SDG के पहले हमारे यहाँ पे थे मिलेनियल डेवलपमेंट गोल, जिनको हम बोलते थे MDGs। तो वो भी 15 साल के लिए थे। 2015 में MDG खत्म हुए, तो 2016 से लेकर 2030 तक के लिए हमारे लिए लाए गए हैं SDG। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन दी SDG। तो हमसे पूछ रहा है कौन कौन सी चीजें यहाँ पे SDG में शामिल हैं। प्रमोट ए पीसफुल जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी 70 नंबर बिल्कुल सही है। स्टॉप डेजर्टिफिकेशन बिल्कुल सही है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन SDG 7 बिल्कुल सही है। जेंडर इक्वालिटी 3 नंबर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, क्योंकि सभी के सभी स्टेटमेंट SDG से लिंक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द इंडियाज पोजीशन इन द SDG इंडेक्स रैंक। तो हमारे लिए पता होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ SDG नेटवर्क है
और जो डबलिन यूनिवर्सिटी है, दोनों मिलके हर साल ना एसडीजी की रैंक लेके आती हैं। तो इस बार जो इंडिया की रैंक रही है 2023 में, वो थी 112, 112। तो सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर यहां पर हो जाएगा ए। बट यदि क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि एसडीजी इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे जो कंट्री थी तो वो थी फिनलैंड, और जो सबसे लास्ट कंट्री थी वो थी साउथ सूडान, जिसकी रैंक थी 166। अब लेकिन हमें ध्यान रखना है, यदि आयोग ने कभी क्वेश्चन पूछ लिया हमसे इन केस कि जो हमारे यहाँ पे एसडीजी इंडेक्स है उसके लिए लॉन्च कौन करता है, उसको जारी कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा एसडीजी नेटवर्क और डबलिन यूनिवर्सिटी प्रेस, ये दोनों कंबाइनली इसको लॉन्च करती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। एसडीजी इंडेक्स में भारत में पहला स्टेट कौन सा है? तो ध्यान रखिए, जब भी हम एसडीजी या किसी भी इंडेक्स की बात करते हैं इंडिया में ना, तो इन सारे इंडेक्स को रिलीज करता है हमारे यहाँ बनाई गई 2015 की एक बॉडी जिसका नाम है नीति आयोग। और जब भी नीति आयोग के मोस्टली इंडेक्स आते हैं तो उसमें हमेशा पहले नंबर पे कौन सा होता है? केरल। और यहाँ भी फर्स्ट नंबर पे कौन है? केरल। तो एट्थ का आंसर हो जाएगा बी। बट यदि क्वेश्चन में सेकंड रैंक पूछ ली जाए तो मोस्टली इंडेक्स में हमारे यहाँ केरल के बाद आ जाता है हिमाचल प्रदेश, और थर्ड नंबर पे यहाँ पर हो जाता है हमारे यहाँ तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो बढ़ती जा रही है। एक समय हम 67 68 रैंक पे थे, हम धीरे धीरे अपनी रैंक को इंप्रूव कर गया, 40 रैंक पे आ चुके हैं। तो नाइन्थ का आंसर हो जाता है बी। यदि पूछ लिया जाए फर्स्ट नंबर पे कौन है इनोवेशन इंडेक्स में, तो वो कंट्री होती है स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द एलिमेंट आर इंक्लूडेड इन द एनवायरमेंट? पर्यावरण में शामिल क्या क्या होते हैं? तो भौतिक तत्व, फिजिकल एलिमेंट बिल्कुल होते हैं, बायोलॉजिकल एलिमेंट बिल्कुल होते हैं, एनर्जी पता ही है 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ, ह्यूमंस बिल्कुल इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। तो 10th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। जैव विविधता पर अभी समय या सीबीडी, द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक कब आया था? तो हमारे लिए पता होगा कि जो हमारे यहाँ सबसे पहली समिट हुई थी रियो डी जनीरो में 1992 में, उसमें बहुत सारे डिसीजन लिए गए थे और उसमें बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई थी, जैसे सीबीडी, यूएनएफ, ट्रिपल सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहां पर हो जाएगा बी, रियो डी जनीरो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। अजैविक पर्यावरण में या एबायोटिक एनवायरनमेंट में किस किस को शामिल किया जाता है? क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए, वहां पे नाम ही लिखा हुआ है एबायोटिक। एबायोटिक मतलब ऐसी चीजें जिनके अंदर खुद के अंदर लाइफ नहीं होती है। एक्वेटिक स्पीसीज में लाइफ है। ऑप्शन नंबर 1 को हम क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन से बच रहे हैं। 12 का आंसर ए, बट वेरीफाई करेंगे। वाटर में खुद लाइफ बिल्कुल नहीं होती है, एबायोटिक एलिमेंट हो गया है। सॉइल ऑर्गेनिज्म या मृदा के जीव, उनके पास शरीर भी होता है, उनके पास जीवन होता है, सब कुछ होता है, एलिमिनेट हो जाएगा। एटमॉस्फेयर में लाइफ नहीं होती है। तो आंसर हो चुका है 2 और 4, जो कि हमारा ए था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या धारणीय कृषि का मतलब क्या होता है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी हम सस्टेनेबल की बात करते हैं ना, तो सस्टेनेबल का एक लाइन का मतलब होता है सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी आगे आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए भी हमें चीजों को उसी मात्रा में बचा के रखना है। मतलब हमें किसी भी चीज की क्वालिटी को डिग्रेड नहीं होने देना है। तो यदि हम एग्रीकल्चर के टर्म्स में सस्टेनेबल की बात करें, इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए लैंड को इस फॉर्म में यूज करना है कि उसकी जो क्वालिटी है ना वो इंटैक्ट बनी रहे या अक्षुण्ण बनी रहे। तो 13th क्वेश्चन का आंसर यहां पर हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मनुष्य को मुख्यतः पर्यावरण का संरक्षक, प्रोटेक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट, हम किस ह्यूमंस को मानते हैं? फिजिकल ह्यूमन मतलब आदि मानव वाले आदमी लकड़ियां काट रहे थे बढ़िया, कहाँ एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कर रहे थे? इकोनॉमिक मैन, जो हम लोग हैं, अपने यहाँ पे एक ब्रिज बनाते हैं, किसको खत्म कर देते हैं? 10 पेड़ों को खत्म कर देते हैं, कोई इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं।
टेक्नोलॉजिकल मैन, पता ही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं आज की हालत में, सबसे ज़्यादा डेटा यूज कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे डेटा सेंटर, डेटा सर्वर बढ़ा रहे हैं, जिनके लिए बहुत सारा कूलिंग चाहिए, बहुत सारी लाइट चाहिए, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को हम हटा रहे हैं। लेकिन जो इथिकल मैन होगा वो किसको प्रोटेक्ट करेगा? एनवायरनमेंट को। तो 14th क्वेश्चन का आंसर यहां पर हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। वेयर वॉज ओजोन लेयर डेप्लीशन फर्स्ट डिटेक्टेड? ओजोन के क्षरण का सबसे पहले पता कब लगा था? तो हमारे यहाँ पे जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है, वहां पे हमारे लिए सबसे पहले ओजोन डेप्लीशन के बारे में पता लगा था। और पता लगा था हमारे लिए 1973 में, 1973। और एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फोरमैन, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। उसी के बाद हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया था जिनको हम बोलते हैं ओडीएस सब्सटेंस या ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह आपने कुछ नाम सुने होंगे, ये सारी चीजें इसी कहानी का भाग हो जाती हैं। तो हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट? ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी कॉन्सेप्ट के नाम दिए हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है नव नियतिवादी या नियो डिटर्मिनिस्ट। इसका मतलब जानना हमारे लिए जरूरी है। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ ट्रेलर, तो उन्होंने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट दिया था नियो डिटर्मिनिस्ट का। तो उन्होंने क्या बोला था? इसका मतलब है कि हमें बहुत ज्यादा नहीं भागना है, अब थोड़ा सा रुको, चीजों को देखो और फिर आगे बढ़ते जाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो एनवायरनमेंट बर्बाद किया है, हमें उसी स्टेज पे नहीं चलना है, हमें सबसे पहले रुक जाना है। हमें देखना है हमने जो बर्बाद किया है, तो अब हमें 2 कदम आगे उठाने हैं। पहले तो जितनी बर्बादी हुई है उसको वापस पाना है। सेकंड चीज, अब हमें अपने डेवलपमेंट को भी आगे साथ साथ में इस फॉर्म में लेके जाना है कि अब एनवायरनमेंट और ज्यादा हमारा बर्बाद ना हो पाए। तो इसको हम बोलते हैं नियो डिटर्मिनिस्ट। ठीक है। सेकंड होते संभावनावादी या पॉसिबलिस्ट। इनका मतलब क्या होता है कि बेसिकली जुआ खेलने वाले या गैम्बलिंग वाले लोग हैं कि अभी करते जाओ, भविष्य में भगवान सब अपने आप क्या कर देगा? अच्छा कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नियतिवादी, जो हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते हैं, तो मेहनत ही क्यों करनी है। कल्चरल डिटर्मिनिस्ट, कि बेसिकली आप हर चीज को कल्चर से लिंक करा दो, कि हमारे यहाँ पर जैसे हम बात करें कि पीपल का पेड़ होता है, बबूल का पेड़, सॉरी बरगद का पेड़ होता है, इनको हम काटते क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे वो संस्कृति के पार्ट हैं। तो किसी भी आइडियोलॉजी से लिंक नहीं होता है, वो होता है नियो डिटर्मिनिस्ट से। तो 16th क्वेश्चन का आंसर यहां पर हो जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 17। टाइडल प्लांट्स, तो पता होगा टाइडल प्लांट्स वो होते हैं जो हमारे यहाँ पे कहाँ पे तैरते रहते हैं, बेसिकली टाइड्स के साथ या वाटर में फ्लोट होते रहते हैं। तो उनके पास स्टिल्ट रूट्स होती हैं। बेसिकली स्टिल्ट मतलब कि जो फ्लोटिंग टाइप में होती जाए, जिनका वेट क्या हो, थोड़ा सा रिलेटिवली कम हो। अब यहाँ पे दुआ है फ्लेसी या मासल। तो बेसिकली जो भी हमारे यहाँ डेजर्ट वाली वेजिटेशन होती है, रेगिस्तानी वनस्पति होती है, उसमें मासल पाई जाती है। जो भी हमारे यहाँ पे इक्वेटोरियल या भूमध्य रेखा वाले होते हैं, वहां पे एवरग्रीन या सदाबहार पाई जाती है। और जो भी हमारे यहाँ कॉनिकल फॉरेस्ट होते हैं या कॉनिफर्स, तो वहां पर हमारे यहाँ सॉफ्टवुड या मुलायम लकड़ी पाई जाती है। तो यहाँ पे 17 क्वेश्चन का आंसर है बी, स्टिल्ट रूट्स। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी ईयर पॉल्यूटेंट नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी ईयर पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो 2 प्राइमरी ईयर पॉल्यूटेंट के मिलने से बनते हैं। ओजोन डायरेक्ट रिलीज नहीं होती है, जब ऑक्सीजन और सीओ आपस में मिलते हैं, या हमारे यहाँ पे ClO क्लोरीन का ऑक्साइड ऑक्सीजन मिलते हैं, तब जाके ओजोन रिलीज होती है। मतलब ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है, ये सेकेंडरी हो चुका है। और हमें ढूंढना है ऐसा कौन सा है जो सेकेंडरी नहीं है, जबकि ये सेकेंडरी था। पर ऑक्सी नाइट्रेट, एसिटल नाइट्रेट, पेन, नाम से समझ में आ रहा है सेकेंडरी है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है। तो 18th क्वेश्चन का आंसर हो चुका है यहाँ पर सी। सबसे लास्ट में दिया है स्मॉग। स्मॉग पता है हमारे लिए, स्मोक और फॉग के कॉम्बिनेशन से बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19।
प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे, फोटोकेमिकल स्मॉग की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो जो फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है वो बनता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर यहां पर हमारे लिए हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। सभी वायु प्रदूषकों में सर्वाधिक घातक होती है, मोस्ट डेडली ऑफ ऑल द एयर पॉल्यूटेंट। सभी को पता है, आपके आसपास एक आदमी सिगरेट पीना चालू कर दे कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बात हो रही है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की, जिसे हमारे लिए यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं दम घोटू गैस भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यहां पर हो जाता है हमारे लिए ए। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे व्हीकल्स में जब हम पेट्रोल की बर्निंग होती है तो उसमें कौन सा एलिमेंट होता है? सभी को पता होगा कि पहले हमारे यहाँ पे BS4 व्हीकल्स थे, फिर BS हम लोग 5 की जगह स्किप करके डायरेक्ट BS6 पे आ गए। तो ये जो भी इमिशंस नॉर्म है ना, ये लेड के लिए कंट्रोल करते हैं। तो जब भी हम पेट्रोल को जलाते हैं तो वहां से क्या निकलता है? लेड। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो चुका है सी। मरकरी के बारे में हमारे लिए पता ही है, बेसिकली मिनी माता डिसीज होती है, जापान के आसपास पहली बार ये स्प्रेड हुई थी। यदि हम कैडमियम की बात करें तो वो भी पता है, एटाई एटाई वाली होती है, हमारे यहाँ डिसीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पता है, बेसिकली ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? बेसिकली ऐसे पॉल्यूटेंट की बात कर रहे हैं जो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी डिजोल्व होता है। तो पता ही है, सिगरेट पीने वालों के लिए पता होगा, जो नहीं पीते उन्होंने इस चीज को देखा है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो ऑक्सीजन के कई गुना मुकाबले हमारे ब्लड में डिजोल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर यहाँ पर हो जाता है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। निम्न में से कौन सा एक वायु प्रदूषक के जैविक सूचक का कार्य करता है? बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, रटा रटाया क्वेश्चन है, PSC का वन ऑफ द फेवरेट है कि जो लाइकेंस होते हैं वह पॉल्यूशन के क्या होते हैं? इंडिकेटर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर यहां पर हो जाता है बी। अब जो एल्गी होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए, या इनको हम कंज्यूम कर सकते हैं डायरेक्टली, दे आर दी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा है अमरबेल, सबने देखा होगा, लड़कियों ने ज्यादा इसका एक्सपेरिमेंट किया होगा कि देखा है पेड़ से तोड़ के लाओ और उससे बाल नाप लो तो बाल लंबे हो जाते हैं। लड़कों ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा तो आप कर सकते हो। बेसिकली मोटापा कम करने की एक दवाई के फॉर्म में काम में यूज आ जाता है। ठीक है, और इससे हमारे यहाँ डायबिटीज कंट्रोल करने की दवाई भी बनती है। कवक या फंगस, सबने खाया होगा यार मशरूम के फॉर्म में, कभी ना कभी तो पिज्जा के साथ खा ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 24। नॉट अ मैकेनिकल मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक यंत्रीय विधि नहीं है। तो बैक फिल्टर लगाए जाते हैं, साइक्लोन सेपरेटर होते हैं, साइक्लोन कलेक्टर होते हैं, साइक्लोन डिवाइडर जैसा कोई मशीनरी होती नहीं है। तो 24 क्वेश्चन का आंसर यहां पर हो जाता है डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ताजमहल के सौंदर्य या ब्यूटी को जो डिस्टर्ब कर रहा था, पता होगा, ताजमहल के आसपास गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को आप नहीं रोक सकते हो, यत्र तत्र सर्वत्र वर्ज्यते। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड से ह्यूमंस को प्रॉब्लम होती है, जनरली स्ट्रक्चर में येलोनेस नहीं आती है, ये भी नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? बेसिकली एसिड रेन। तो ये हमारा हो चुका है H2SO4 और ये हो चुका है HNO3। तो ये दोनों कराएंगे एसिड रेन, उससे क्या होगा कि जो भी ताजमहल का मार्बल है उसमें येलोनेस आती जाती है, या वो मार्बल थिनिंग होती जाती है। तो हमारे यहाँ पे 3 और 4, 25 क्वेश्चन का आंसर हो चुका है यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एसिडिक रेन्स या अम्लीय वर्षा कहाँ पर होती है? तो वहीं पर होगी जहां पर एरिया कम है और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है। तो कनाडा और नॉर्वे में सबसे ज्यादा ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो चुका है सी।
क्वेश्चन नंबर 27, झील कातिल, काफी कातिलाना प्रश्न है हमारे सामने। ठीक है, लेक किलर, तो किसको बोला जाता है हमारे यहाँ पे? एसिड रेन को। तो 27 क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सी। रीजन क्या होना चाहिए? लॉजिकली सोचिए यार, कि जब भी हमारे यहाँ एसिडिक रेन होगी तो जो भी हमारे यहाँ लेक का वाटर है उसमें एसिडिक एलिमेंट बढ़ते जाएंगे। मतलब बेचारी जो मछलियां हैं उनके लिए पानी पीना पड़ेगा एसिडिटी वाला, खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, तो अपने आप मछलियां क्या होंगी हमारी यहाँ की? मरती जाएंगी जी। इसी टाइप से कुछ उनको बीमारियां होनी यहाँ पे चालू होती जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं। नॉक-नी सिंड्रोम के इफेक्ट से क्या होता है? तो पता होगा, जब भी हमारे यहाँ वाटर में ना फ्लोराइड की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो उससे नॉक-नी सिंड्रोम हो जाता है। जनरली वाला सिंड्रोम आपने जानवरों में देखा होगा, वो भी स्पेशली डॉग्स में, कि उनके दोनों पैर ऐसे मुड़ के बेंड हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर यहां पर हो जाएगा हमारे लिए बी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। यदि किसी जगह के वाटर की में बीओडी की क्वांटिटी ज्यादा है, तो बीओडी हमारे लिए क्या बता देता है? पता होगा कि जो भी हमारे यहाँ वाटर होता है इसकी हम दो चीजें डिमांड चेक करते हैं, एक सीओडी और एक बीओडी। तो जो बीओडी होती है ना, वो ये बताता है कि उसमें नालियों से जाने वाला प्रदूषण या सीवेज क्या है, बहुत ज्यादा हो चुका है। इसका मतलब क्या है? बीओडी बढ़ चुकी है, मतलब पानी के अंदर ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली कम हो चुकी है। तो बीओडी और ऑक्सीजन का रिलेशन जस्ट इनवर्स होता है। बीओडी ज्यादा तो ऑक्सीजन कम, और ऑक्सीजन ज्यादा तो बीओडी कम। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर यहां पर हो जाता है हमारे लिए सी। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आते हैं। भारत में जैविक मरुस्थल नदी का उदाहरण है, बायोलॉजिकल डेजर्ट रिवर। तो जब भी हम बात करते हैं डेजर्ट, कहीं भी हमने लिख दिया है डेजर्ट, खाने वाला डेजर्ट छोड़ के, तो उसका मतलब होता है कि वहां की प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। तो हमारे यहाँ पे ना डिस्कस कर चुके शायद हम लोग एक बार शायद जियोग्राफी के पेपर में, कि भाई गैंग्स ऑफ वासेपुर के एग्जाम्पल से हैं कि कोयले को पानी में डुबाओगे तो वेट बढ़ जाएगा। तो जो भी हमारे यहाँ पे कोयला यूज होता है ना, उसको पहले पानी में धोया जाता है, तब उसमें हम यूज करते हैं। तो जो दामोदर रिवर है ना, उसी के आसपास पूरी बड़ी बड़ी कोल्स की माइन है। तो इसकी वजह से यहाँ पे आर्सेनिक और अन्य जो भी मेजर पॉल्यूटेंट होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इसी वजह से हम दामोदर को बोलते हैं बायोलॉजिकल डेजर्ट ऑफ इंडिया, या भारत का जैविक मरुस्थल। तो 30th क्वेश्चन का आंसर यहां पर हो जाता है बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस मैक्सिमम नॉइस पॉल्यूशन, अधिकतम ध्वनि प्रदूषण? कॉमन सेंस से कर सकते हैं यार, बहुत दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। जिसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी उससे उतना ज्यादा थ्रस्ट निकलेगा, उतनी ज्यादा उससे साउंड क्रिएट होता जाएगा। ट्रक की आवाज बिल्कुल नहीं, जेट प्लेन का उतरना बिल्कुल नहीं, जेट इंजन की आवाज बिल्कुल नहीं, हाईएस्ट स्पीड है रॉकेट। तो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा 31 का आंसर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो किससे बनी होती हैं? रटा रटाया क्वेश्चन है, पॉलीमर से। पॉलीमर मतलब जो टूटते नहीं है, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के रहते हैं, कुछ भी हो जाए, टूट जाए फूट जाए, लेकिन रहेंगे साथ में। एक्सपेरिमेंट करना हो तो आज पॉलीथीन जला लेना रूम में, अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। भोपाल के यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसो साइनेट गैस थी, ध्यान रखिए, आयोग क्वेश्चन पूछ चुका है, और ऑप्शन में दिया था मिथाइल आइसो साइनाइड। और हम जैसे लोग जो जल्दी जल्दी स्पेलिंग लगाते हैं, हम साइनाइड को ही साइनेट मान लेते हैं। वो साइनाइड नहीं है, वो साइनेट गैस है। तो जिस टैंक से रिलीज हुई थी वो था टैंक नंबर 610। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाता है बी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मूवियां देखा करो, मूवियों से बहुत सारी डिटेल मिल जाती है। जैसे अभी एक वेब सीरीज आई है रेलमैन, उसमें पूरा भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में बताया गया है। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी के बाद ना हमारे यहाँ पे ऑपरेशन फेथ चलाया गया था, जो हमने लास्ट पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और ये हुई कब थी? 2 और 3 दिसंबर की रात को 1984 में। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आते हैं। नाप की ऊर्जा का उपयोग किसका कारक है? द यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज द फैक्टर ऑफ, कि बेसिकली इसकी वजह से क्या हो जाता है हमारे यहाँ पे? थर्मल पॉल्यूशन। तो 34 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी।
क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आते हैं। ऑयल जेपर, सभी को बताएं कि जब भी हमारे यहाँ पे ना ऑयल स्पिल हो जाता है या समुद्र की सतह पर तेल फैल जाता है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ऑयल जेपर को। तो एक इंस्टीट्यूट है द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी, इसने ना एक इक्विपमेंट बनाया है जिसका नाम है बायोजेपर। और ये बेसिकली एक बैक्टीरिया के मीडियम पे काम करता है, जिसमें हम पांच पांच बैक्टीरियाज को मिला के उनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं और इस ऑयल को एब्जॉर्ब करते जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाता है यहाँ पर बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 21 मार्च को। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाता है हमारे यहाँ पे ए। 22 मार्च की बात करें तो हम मनाते हैं उस दिन वाटर डे या जल दिवस। यदि हम बात करें 21 अप्रैल, तो जिसकी तैयारी आप हम हर कोई कर रहा है उसके लिए डेडिकेटेड है नेशनल सिविल सर्विस डे। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग जनरली? अर्थ डे या पृथ्वी दिवस। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रटा रटाया क्वेश्चन है। 1890 में अंग्रेजों ने बनाया था और बनाया था कोलकाता में। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाता है ए। सेकंड है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, बिल्कुल सही मैच है, 1982 में बनाया गया था। थर्ड पूछा गया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोलकाता बिल्कुल सही है, इसको हमने 1916 में बनाया है। थर्ड फोर्थ ऑप्शन एनजीटी न्यू दिल्ली 2010 एनजीटी एक्ट के थ्रू बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट? कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू या सफोकेटिंग गैस अभी हमने देखा था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक मिनट, सही नहीं है देखना है, तो पहला तो सही है। चलिए सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस, बिल्कुल सही है। जैविक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर जब डीकम्पोज होते हैं, सभी को पता है उससे मीथेन निकलती है ना कि रेडॉन। चलिए 38 का आंसर हो चुका है सी। फोर्थ स्टेटमेंट वेरीफाई कर लेंगे, बेंजीन के एक्सेसिवनेस से कैंसर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे हमारे लिए एक तरफ कुछ डिसीजेस दी गई हैं और दूसरी तरफ उनके लिए रिस्पॉन्सिबल केमिकल्स या एजेंट। तो सबसे पहले दिया हुआ है एटाई एटाई, तो एटाई एटाई होता है कैडमियम से। तो सबसे पहले आ चुका है 3 ऑप्शंस देखिए, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट। 39 का आंसर हो चुका है बी, बट क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेंगे। सेकंड नंबर पर डिसीज दी है ब्लैक फुट, वो होती है आर्सेनिक से, तो 3 के बाद 1। थर्ड नंबर पे दिया है हम्प बैक, वो होती है फ्लोराइड से, तो 2 हो चुका है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट या सोरा, तो वो भी अपना हो चुका है 4। तो 3 1 2 4। ध्यान रखिए सोरा बेसिकली क्या होता है हमारे यहाँ पे? नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आते हैं। अधिक अम्लीय मृदा में एक्सेसिव या हाईली एसिडिक सॉइल को इंप्रूव करना है, मतलब क्या मिलाना है उसमें? बेस मिलाना है, और बेस मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपने आप वो न्यूट्रलाइज होती जाएगी। ठीक है, तो लाइमस्टोन बिल्कुल सही, जिप्सम नहीं, पायराइट नहीं, ग्रीन ग्रास से भी हो जाएगा काम। तो 40 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। लेकिन यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती और हमसे पूछ लिया जाता अम्लीय की जगह क्षारीय मृदा या बेसिकली बेसिक सॉइल हो रही है, तो हम क्या मिलाते उसके लिए? फिर जिप्सम। क्या मिलाते उसके लिए? जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 41, चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, तो जो पुराना वाला यूएसएसआर था और अभी वाला यूक्रेन है, वहां पे एक घटना घटी थी 26 अप्रैल 1986 को। 41 का आंसर हो जाएगा सी। और बेसिकली ये जो घटना थी ना, ये हमारा बेवकूफ़ी थी इंसानों की। थोड़ा सा आप लोग यदि डिटेल में पढ़ना चाहें तो कुछ क्रिटिकलिटी टेस्ट होते हैं न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए,
तो हम क्रिटिकलिटी टेस्ट कर रहे थे और हमने कुछ ज़्यादा ही जल्दी रिजल्ट डिमांड कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आपने पहली बार बिना पढ़े बिना तुक्के की प्री दे दी और आपके नंबर 60 आ गए हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं अगली बार आप पढ़ के देंगे तो आपके नंबर 120 हो जाएंगे, हो सकता है 65 ही हो या 70 ही हो। तो सेम यहाँ पे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में हुआ था। इन्होंने जब 10% क्रिटिकलिटी पे चलाया प्लांट सस्टेन कर गया, 12 पे चलाया सस्टेन कर गया, 20 पे चलाया सस्टेन कर गया, उन्होंने डायरेक्टली जाके उसको 40 कर दिया, प्लांट पूरा का पूरा फट गया। क्वेश्चन नंबर 42, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मतलब कौन सी गैस है जो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है? ओजोन बढ़ाती है, मीथेन बढ़ाती है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन बढ़ाती है, नाइट्रोजन बेचारी रिलेटिवली इनर्ट गैस के फॉर्म में काम करती है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर यहां पर हो जाएगा हमारे लिए डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। मैच दी फॉलोइंग, एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ उनके हेडक्वार्टर। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है UNEP, तो सभी को पता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर कहाँ है उसका? नैरोबी। ठीक है, मतलब आंसर चालू हो रहा है 3 से, ए एलिमिनेट, बी एलिमिनेट, सी एलिमिनेट। 43 का आंसर हो चुका है डी, बट एक बार इसको मैच कर लेंगे। WWF पता ही होगा, बचपन में जो तुमने लड़ाइयाँ देखी वो वाला नहीं है ठीक है, ये वाइल्ड एनिमल वाला है। तो WWF का कहाँ पे है? ग्लैंड, जो कि स्विट्जरलैंड में एक जगह का नाम है। तो 3 के बाद 4 हो चुका है। फिर IMO मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हमारे लिए पता ही है, हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में, तो 1 आ गया। और सबसे लास्ट में कौन सा बचा है हमारे यहाँ? ग्रीन पीस, एक NGO है जो बेसिकली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। ये कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में। तो 3 4 1 2, तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाता है यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है वो सबसे पहले किसने दिया था? रोटजन ने। तो टांसले वांसले महोदय ने बिल्कुल नहीं दिया है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो चुका है। मतलब हमारे यहाँ पे बी और सी हो चुके हैं एलिमिनेट। नेक्स्ट, अल्फा डाइवर्सिटी निश्चित क्षेत्र में प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता, बिल्कुल नहीं। बीटा डाइवर्सिटी विशेष क्षेत्र में उपस्थित आपस में इंटरचेंज है। गामा अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल सही। तो 44th क्वेश्चन का आंसर यहां पर हो जाएगा हमारे लिए ये। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। मेन रीजन फॉर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से बिल्कुल होगा, प्लांटेशन से इम्बैलेंस नहीं होगा, जबकि बैलेंस बढ़ेगा, 2 को हटा दो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आंसर कौन सा बच रहा है? A 1 और 3 वेरीफाई कर लेंगे। हाँ, पॉपुलेशन ग्रोथ से बिल्कुल होगा, पब्लिक अवेयरनेस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 45 का आंसर हो चुका है हमारे लिए A। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। जब भी हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाते हैं तो सिर्फ 10% ही एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफर होती है, जबकि 90% एनर्जी हमारे यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो यही पूछ रहे हैं कितने परसेंट एनर्जी खत्म हो जाती है? तो 46 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 47, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दी सी वाटर, सागरी जल में सूक्ष्म जीव को हम क्या बोलते हैं? रटा हुआ क्वेश्चन है, सभी ने कोरल्स वोरल्स पढ़े होंगे, तो वहां पढ़ा होगा जू प्लैंकटन। तो 47 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारे लिए बी। लेकिन यदि पूछ ले जाता सागरीय जल की में सूक्ष्म जीव की जगह यहाँ पे ऑर्गेनिज्म पूछा है, और यदि वहां पे सी वाटर की वेजिटेशन पूछी जाती है तब वो हो जाता फाइटोप्लैंक्टन। ध्यान रखिएगा, यदि ऑर्गेनिज्म पूछी है तो वो होगा जू प्लैंक्टन, बट यदि वेजिटेशन होती तो वो होता फाइटोप्लैंक्टन। क्वेश्चन नंबर 48, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स का मतलब ही समझ में आता है कि अब सब निपटने वाले हैं सब खत्म होने वाला है, अब कुछ भी नहीं बचा है। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म ना अपनी पूरी ग्रोथ को कर लेती है तो उसके सक्सीसिव इंटरवल्स आते रहते हैं, और एक इंटरवल के बाद ना या लास्ट सक्सेशन के बाद वो खत्म हो जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं क्लाइमैक्स।
स्पीसीज, तो 48 का आंसर हो जाएगा सी। हम ह्यूमन बहुत डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, एक सेपियंस करके बुक है, एक बहुत अच्छे राइटर हैं युval नोah हैरी, उन्होंने बोला है कि बेसिकली वी आर दी क्लाइमेक्स स्पीसीज। तो भगवान जाने आगे चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, टिक पाएंगे नहीं टिक पाएंगे, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, नयोगा प्रोटोकॉल। तो इसका नाम बार बार हमने सुना है। ये हमारे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की बात करता है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाता है बी। नयोगा जापान की एक सिटी है जहां पर ये 2010 में साइन हुआ था और इसको हमने इम्प्लीमेंट किया है 2014 से। तो वर्तमान में भी हम नयोगा प्रोटोकॉल वाले इंसान कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ आते हैं। पीएचसी का वन ऑफ दी फेवरेट क्वेश्चन, यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? सपने में भी यदि मैं आपको उठाऊं और हिला के पूछूं कहाँ है, तो भी आपको इसका आंसर पता है। ये है न्यूयॉर्क में और चालू हुआ था 1946 में। ये बेसिकली महिलाओं और बच्चों के लिए काम करता है। तो जो भी हमारे यहाँ आंगनवाड़ी या मिड डे मील जैसी परियोजनाएं होती है, उनके लिए हमारे लिए हेल्प कौन कराता है? इवन वैक्सीनेशन में भी हमारे लिए यूनिसेफ बहुत ज़्यादा हेल्प कराता है। करंट टाइम में ये वाला ऑर्गेनाइजेशन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर बहुत सारे काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट आर दी कंपोनेंट ऑफ फूड चेन? खाद्य श्रृंखला के घटक हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर बिल्कुल हमारे यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर्स बिल्कुल हैं। डीकम्पोजर्स ये भी हैं, बनाए उनके वरना चीज़ें डीकम्पोज कैसी होंगी? तो ऑल ऑफ दी अबव हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो चुका है ए। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ आते हैं। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र, सुनामी वार्निंग सेंटर जो हैदराबाद में चालू किया गया था सुनामी आने के बाद 2007 में। तो 52 क्वेश्चन का आंसर यहां पर हो जाता है हमारे लिए सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। जैव विविधता का महत्व किस दृष्टि से नहीं है? इन व्हाट सेंस बायोडाइवर्सिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट? लॉजिकली सोचो यार, फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बहुत ज्यादा है। सोचो कि हम बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर दें और हमारे यहाँ ना सिर्फ एक ही फसल हो रही है, वो हो रही है आलू और दूसरा गेहूं या वीट, तो हम लाइफ अपनी जी पाएंगे? अच्छे डिग्निफाइड लाइफ ले पाएंगे? दिन भर बोर हो जाएंगे यार, कितने आलू खाओगे और कितना रोटियां खाओगे? तो इसके लिए तो बिल्कुल जरूरी है यार, बिल्कुल महत्व है। क्लाइमेट चेंज के लिए, अच्छा, अरे भाई बिल्कुल जरूरी है। तो ये ऑप्शंस क्या हो जाएगा हमारे लिए? एलिमिनेट हो जाएगा। जो हमारा अस्तित्व है या जो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस चल रहा है वो पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी पे ही लिंक है, तो इसके लिए भी बिल्कुल है। जो हमारे यहाँ सॉइल का फॉर्मेशन होता है और उसका जो इरोजन से प्रिवेंशन होता है, उसके लिए भी हमारे लिए जरूरी क्या हो जाता है? बायोडाइवर्सिटी का होना जरूरी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, उसका आंसर हमारे लिए हो जाएगा बी, ठीक है। क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, उससे बायोडाइवर्सिटी बढ़ नहीं रही है, मेंटेन नहीं हो रही है, उससे क्या हो रही है? ऑटोमेटिकली बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 54 आते हैं। जैव विविधता ह्रास बायोडाइवर्सिटी लॉस का मेन रीजन है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट बिल्कुल सही। चिड़ियाघरों में देखभाल, अरे यार किसी की देखभाल करोगे तो वो निपटेगा कि बचेगा? बचेगा ना, एलिमिनेट। ऑप्शन बचे हैं सिर्फ दो। वन्य जीवों का अवैध शिकार बिल्कुल सही। भूकंप, ज्वालामुखी और फॉरेस्ट फायर, इससे भी डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब 54 का आंसर हो चुका है ए 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ आते हैं। गार्डगिल कमेटी, वेस्टर्न घाट की जब भी हम बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन के लिए दो मेजर कमेटी बनाई गई है। एक पहली कमेटी होती है गार्डगिल और दूसरी है कस्तूरी रंगन। तो जिन्होंने हमारे यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी बनाई है एनईपी 2020, वही हमारे यहाँ पे महोदय ने बनाई थी एक वेस्टर्न घाट की रिव्यू कमेटी, वो थी के कस्तूरी रंगन कमेटी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारे लिए सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। एलिसा टेस्ट, ठीक है, भगवान करे आपको ये टेस्ट ना करवाना पड़े, ठीक है। इसके रिजल्ट क्योंकि हमेशा अपने लिए बहुत ही नेगेटिव होते हैं।
HB, HCB, HIB और HTLV, इन सभी के लिए एलिसा टेस्ट करवाया जाता है। तो 56 क्वेश्चन का आंसर हो जाता है यहाँ पर सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु किसे कंट्रोल करता है? रटा रटाए क्वेश्चन है यार। जो भी स्पाइनल कॉर्ड है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है। तो 57 का आंसर हो चुका है यहाँ पर सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक कॉन्फ्रेंस नहीं है। स्टॉकहोम बिल्कुल सही है। ब्रटलैंड कॉन्फ्रेंस नहीं रे, ये 1983 वाला है, 1985 वाला, गलत। 58 क्वेश्चन का आंसर हो चुका है यहां पर हमारे लिए बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। व्हाट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम? पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता नहीं है। तो जो भी हमारे यहाँ इकोसिस्टम होता है वहां पे आउटपुट इनपुट घटनाएं दोनों होती हैं, बिल्कुल सही है। यह किसी एक निश्चित क्षेत्र में बायोटेक एबायोटेक रिलेशंस को डिफाइन करता है, बिल्कुल सही है। यह एक ओपन सिस्टम है, बिल्कुल सही है। इकोसिस्टम वर्ड को सबसे पहले हैकल, बिल्कुल नहीं, मिस्टर टॉन्सले ने दिया था। हैकल ना होके मिस्टर टॉन्सले है। तो 59 का आंसर हो जाएगा यहां पर डी। क्वेश्चन नंबर 60। फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एग्स एकर। तो जो भी हमारे यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब्स होती है वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। आयो क्वेश्चन पूछ भी चुका है। तो 60th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे लिए ए। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ आते हैं। कंट्री विद द हाईएस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है। ऑलरेडी हम सभी को पता है कौन सा है, ब्राजील। क्यों है? अमेजन रेन फॉरेस्ट की वजह से। 61 का आंसर हो चुका है यहां पर बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। मैच दी फॉलोइंग करेक्टली। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प कौन कौन चीजें करती हैं? अच्छा, बेसिकली हमें मैच दी फॉलोइंग के फॉर्म में पूछते जा रहे हैं, ठीक है। तो ब्लड का क्लॉटिंग जमने में हमारी हेल्प कौन करता है? फाइब्रोजेन, विटामिन बी, सॉरी के। तो सबसे पहले हो चुका है बी, मतलब एलिमिनेट। आंसर हो चुका है इसका सी। सेकंड, रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, ब्लड क्लॉटिंग को अलाउ नहीं करता है, हेपेरिन। 2 के बाद क्या हो चुका है? 4। ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प कौन करती है हमारे यहाँ? बोन मैरो। सुना होगा लोगों के लिए कैंसर वगैरह होता है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं ब्लड कैंसर के बाद। सबसे लास्ट, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन पेनक्रियाज में होता है। तो 2, 4, 1, 3 आंसर वेरीफाई हो चुका है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। प्रोटीन की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड दी प्रोटीन? रटा रटाया क्वेश्चन है आयोग का। कौन है? बर्जीलियस। तो 63 का आंसर हो चुका है यहाँ पर सी। यदि फंग की बात की जाए तो इन्होंने किसके बारे में बताया था हमारे लिए? विटामिन के बारे में। यदि हम विलियम हार्वे की बात करें तो इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन या रक्त के परिसंचरण के बारे में बताया है। यदि हम लैंड स्टेनर की बात करें, आपने सबने रटा होगा लूसेंट में, RH फैक्टर या ब्लड ग्रुप के बारे में। बट यहां पूछा गया है प्रोटीन, तो वो है बर्जीलियस। तो 63 का आंसर था हमारे लिए सी। क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी करेक्ट? मतलब यहां पे 3 ऑप्शन गलत हैं और एक क्या है? सही। और हमें उसी एक सही ऑप्शन को ढूंढना है। तो चाइल्डहुड में जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स 204 नहीं रहे, बचपन में बहुत हड्डियां होती है हमारे पास, 300 से ज्यादा हड्डियां होती हैं। जो हमारी टोटल फेसियल बोन्स होती हैं 14, बिल्कुल सही। 64 का आंसर हो चुका है बी। बाकी ऑप्शन और मैच करेंगे। रीढ़ की हड्डियों में या हमारी स्पाइनल में जो टोटल नंबर ऑफ हड्डियां होती हैं वो लगभग 25 या 26 से लेकर यार 35 या 33 के आसपास होती हैं, मतलब इतने के आसपास चलती हैं। जो टोटल नंबर ऑफ रिब्स होती हैं, पसलियां जो यहाँ पे पेट में दिखती हैं, वो होती हैं 24। क्वेश्चन नंबर 65।
स्कर्वी डिसीज किस विटामिन की डेफिशिएंसी इससी है? रटा हुआ है, नींबू खाओ बहुत सारी, विटामिन सी। 65 का आंसर हो जाता है हमारे लिए सी। ध्यान रखिएगा, कुछ विटामिन हमारे यहाँ पे ऐसे होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होते हैं और कुछ होते हैं फैट या बसा में। तो जो विटामिन बी और सी होते हैं ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, लेकिन जो ए डी के ई और के होते हैं ये फैट में या बसा में डिजोल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, एनजीटी की स्थापना। बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देख के ना मेरा खून खौल जाता है कि बड़े मुश्किल से 2009, 10, 11, 12 याद होता है, फिर उसमें आयोग एकदम एग्जैक्ट डेट पूछ लेता है, लेकिन रटना जरूरी है। तो एनजीटी की स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो चुका है हमारे लिए सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। शरीर में भोजन का अवशोषण किस अंग से प्रारंभ होता है? जब भी हम फूड को कंज्यूम करते हैं तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में किस पार्ट से बिगिंस होता है? तो वो सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से या छोटी आंत से। तो 67 का आंसर हो जाता है बी। जो हमारा स्टोमक होता है आमाशय में, उसमें लगभग 4 घंटे बाद होता है। कितने घंटे बाद होता है? 4 घंटे बाद। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन का सिंथेसिस कहां पर होता है? रटा हुआ क्वेश्चन है, राइबोसोम में। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर यहां पर हो जाएगा हमारे लिए ए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ में। क्लोरोफिल में ग्रीन कलर, हरित लवक में हरा रंग। सबको बताया फटाके बटाके बढ़िया तुमने फोड़े होंगे। तो जो भी फटाकों में ग्रीन कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट होता है मैग्नीशियम। तो 69 का आंसर यहां पर हो जाता है हमारे लिए ए। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ आते हैं। सजीवों के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं, एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है, कार्ब खाने हैं, जिम वाले देखे ही होंगे बढ़िया कार्ब कम खाने हैं, कार्ब ज़्यादा खाने हैं, आज का पता नहीं क्या चलता रहता है। प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते ही हैं, विटामिन होते हैं, मतलब सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो 70 की आंसर हो चुका है यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ आते हैं। भारत का कौन सा पड़ोसी देश जैविक कृषि संकट से प्रभावित रहा है? हाल ही में न्यूज़ सुनी होगी, श्रीलंका में लोग राष्ट्रपति के बंगले में घुस गए थे, राष्ट्रपति को भागना पड़ा, दूसरे राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, लोग स्विमिंग पूल में जाके नहा रहे हैं राष्ट्रपति के बंगले में। तो बेसिकली क्या हुआ था कि श्रीलंका को समझ में आया कि केमिकल फर्टिलाइजर पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उन्होंने रातों रात केमिकल फर्टिलाइजर को बैन कर दिया और बोल दिया कल से सब ऑर्गेनिक हो जाएंगे। तो 71 का आंसर है हमारा पड़ोसी श्रीलंका सी। आरएच फैक्टर अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में, लैंड स्टेनर जिन्होंने आरएच फैक्टर और ब्लड ग्रुप दोनों के बारे में बताया है। तो 72 क्वेश्चन का आंसर यहां पर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 73, मरासमस रोग किस तत्व की कमी से होता है? मरासमस डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट? तो किसकी वजह से होती है? प्रोटीन की कमी से। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाता है हमारे लिए बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। फॉलोइंग एलिमेंट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू बोन्स एंड टीथ, हड्डियों और दांतों की मजबूती। सभी को बताएं, एक तो नाम पता ही होगा, कैल्शियम। ठीक है, तो 3 तो अपन ने मान ही लिया है, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं। अब बाकी हमें और चीजें देखनी है। सोडियम बोडियम बिल्कुल नहीं, विटामिन डी बिल्कुल सही, विटामिन डी में ऑलरेडी कैल्शियम का एलिमेंट होता है। तो 2 और 3 हो चुके हैं, आंसर हो चुका है सी। फॉस्फोरस भी होता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ आते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन या गर्भवती स्त्रियों में जो हम समस्या देखते हैं कमी के रूप में, तो वो होती है हीमोग्लोबिन की। ठीक है, इसी की वजह से हमारे यहाँ एनीमिया होता जाता है। अभी रिसेंटली जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th की रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में हाफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है या उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76,
सुनामी वार्निंग सेंटर, अभी एक क्वेश्चन था 2007 हैदराबाद, 76 क्वेश्चन का आंसर हो चुका है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, कुछ विटामिन दिए गए हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं, तो इन्हीं को हमारे लिए मैच करना है। सबसे पहले दिया विटामिन ई, इससे हो जाती है इम्पोटेंसी या बेसिकली नपुंसकता, तो हो गया 4। अच्छा, एक ही एलिमिनेट हो रहा है, बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है जब एक ही एलिमिनेट होता है, अंदर से एकदम थोड़े से टूट जाते हैं, इतनी मेहनत भी करी और एलिमिनेट भी एक हो पाया। सेकंड नंबर दिया गया विटामिन B6, एनीमिया, 4 के बाद हो चुका है बन। अच्छा, बढ़िया, अब हमें अंदर से खुशी मिल चुकी है कि आंसर मिल चुका है, 77 का आंसर हो चुका है डी। वेरीफाई करेंगे अदर ऑप्शंस को। विटामिन डी रिकेट्स, वही पैर मुड़ जाते हैं। विटामिन B12 जॉइंडाइस, सॉरी मैंने डी लिख दिया यहाँ पे, 2 विटामिन B12 जॉइंडाइस, काफी अच्छा नाम है ना हिंदी में जॉइंडाइस का। कुछ लोग बोलते हैं पीलिया, किताबें बोलती हैं पांडु रोग। सोचो यदि अभी भी हमारे यहाँ पे किसी का नाम हो, उसकी भावना याद हो जाती है कि नाम को ही तुमने बीमारी बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, मेडुला और कॉर्टेक्स ग्रंथि, मेडुला और कॉर्टेक्स ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? तो जो हमारे यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड होती है या जो प्यूस ग्रंथि होती है, उन दोनों को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर यहाँ पर हो जाता है हमारे लिए डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। एक लैक्टेटिंग वुमेन के लिए या स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन लगभग 2500 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है? लगभग 2100 कैलोरी उसको खुद के लिए प्रोवाइड चाहिए और अप्रोक्सीमेटली 400 टू 500 कैलोरी एक्स्ट्रा मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो 79 का आंसर हो चुका है ए। बट यदि पूछा जाता सिर्फ एक महिला के लिए तो वो 1800 से लेकर लगभग 2100 कैलोरी के आसपास आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाय, तो हीमोफीलिया मतलब पता ही है कि बेसिकली हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट नहीं होता है और ब्लड के क्लॉट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन के। तो 80 का आंसर हो जाता है यहाँ पर सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। विटामिन के का रासायनिक नाम, केमिकल नेम ऑफ द विटामिन के, अभी अपन एक क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो ये होता है फ्लोक्यूनॉन। तो 81 का आंसर हो जाता है यहाँ पर ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमंस, सभी को पता है बेसिकली हम मछली तो है नहीं है इंसान, और हमारे यहाँ पे जो भी रेस्पिरेशन होता है मेजरली होता है लंग्स के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर यहाँ पर हो जाता है हमारे लिए डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। हाइपोनेट्रीमिया रोग, हाइपोनेट्रीमिया डिसीज किसकी कमी से होता है? तो नमक में होना चाहिए, इसलिए क्या? आयोडीन मतलब सोडियम वाली चीजें। तो 83 क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज किस ऑर्गन के थ्रू सीक्रेटेड होते हैं? तो जब हमारे लिए खाने को पचाना पड़ता है ना, तो कुछ हमारे लिए डाइजेस्टिव जूस चाहिए पड़ते हैं, हिंदी में बोल रहे हैं तो पाचक रस। तो ये जो भी पाचक रस या डाइजेस्टिव जूस होते हैं, ये निकलते हैं हमारे यहाँ पेनक्रियाज से। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाता है बी, पेनक्रियाज। तो चाहे वो ट्रिप्सिन हो, चाहे एमाइलेज हो, चाहे लाइपेज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे 3 सही हैं और 2 गया है, सॉरी 1 क्या है यहाँ पे गलत है। तो जो वाइनेमल सिस्टम होता है, तो ये व्हाइट कट की जगह पे किसने दिया हुआ है? फेरोलान लीनियस ने। तो ये गलत हो चुका है, लीनियस जी वाला है। तो 85 का आंसर हो चुका है हमारे लिए ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। डाइसैकेराइड्स का एग्जाम्पल नहीं है, सभी ने पता होगा शुगर के कंपोनेंट के बारे में। तो जो कि हमारे यहाँ पे सेल्यूलोज है, वो डाइसैकेराइड ना होके क्या होता है? ट्राइसैकेराइड।
तो 86 का आंसर हो जाता है ए। यदि ट्राइसेकेराइड्स पूछा होता तो फिर हो जाता सेल्यूलोज। बाकी हमारे यहाँ लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ये सभी किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? डाइसेकेराइड्स के। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 87। पॉलिश किए हुए चावल के सेवन, कंजम्पशन ऑफ पॉलिश्ड राइस, पता है ना, राइस में चमक को लाने के लिए उसमें पॉलिश कर दिया जाता है, और उससे डिसीज होती है वो होती है बेरी। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाता है यहाँ पर ए। थोड़ी सी एडिशनल डिटेल और हमें ध्यान में रखनी जरूरी है। तो जो भी हमारे यहाँ घेंगा रोग होता है, गोइटर, देखा होगा, एक DD1 में पहले एक गाना आता था, फिर वहां पे गाना चलता था सत्यम शिवम सुंदरम, फिर वो एक लड़की दिखाई जाती थी जिसके लिए बेसिकली गोइटर हो जाता था, फिर वो चिल्लाते थे कि आयोडीन वाला नमक खाइए। तो गोइटर होता है आयोडीन की कमी से। यदि हम बात करें नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए। कलर ब्लाइंडनेस, कितना भी कुछ खा लो, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है, ये होती है बेसिकली जेनेटिक्स की वजह से। और कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक कहावत सुनी होगी ना, सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है, इसका मतलब ये नहीं बेचारे को ब्लैक और व्हाइट दिख रहा है, उसको जनरली कंट्रास्ट कलर में कंफ्यूजन हो जाएगा, कि बेचारा नेवी ब्लू और ब्लैक में कंफ्यूज हो जाएगा, डार्क ब्राउन और ब्लैक में कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसके लिए येलो कलर ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन कलर व्हाइट दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कलर ब्लाइंडनेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड एनर्जी। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं एनर्जी कौन कौन प्रोवाइड करते हैं। कार्ब बिल्कुल करते हैं, फैट बिल्कुल करते हैं, प्रोटीन बिल्कुल करते हैं, मिनरल सॉल्ट कोई एनर्जी नहीं प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को या हमारे रिफ्लेक्सेस को या उपापचय क्रियाओं को ही मैनेज कर पाते हैं। तो 88 का आंसर हो जाएगा सी। फॉर एग्जाम्पल लॉजिकली सोचो यार, आलू दिन भर खाते रहो जिंदा रह पाओगे, ठीक है, घी खाते रहो जिंदा रह पाओगे, ठीक है, बादाम दूध प्रोटीन लेते जाओ जिंदा रह पाओगे, लेकिन दिन भर नमक खाओगे ना तो बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 89। हु रिलीज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इन इंडिया। पहले या दूसरे क्वेश्चन डिस्कस किया था, नीति आयोग। तो 89 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट एजेंडा 21, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक है, जो हमारे यहाँ पर रियो डी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में, उसमें बोला गया था एजेंडा 21 फॉर 21st सेंचुरी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। द स्टेट ऑफ इंडिया इन विच मैक्सिमम परसेंटेज एरिया इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। तो यदि यहाँ पे इन्होंने किसके टर्म्स से बात की? परसेंटेज के टर्म्स में दिए है ऑप्शंस में से आंसर हो जाएगा मिजोरम, 91 का आंसर हो जाएगा डी। और यदि एरिया के टर्म्स में पूछते तो मेरा मध्य प्रदेश हो जाता। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल कॉन्फ्रेंस जापान में हुई थी, कार्बन क्रेडिट वगैरह बारे बताई गई है। अभी जैसे हम चल रहे हैं पेरिस कॉन्फ्रेंस में, तो उसके पहले था क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, ये हुई थी 1997 में। तो जो रियो डी जेनेरो कॉन्फ्रेंस थी ना, UNFCCC, उसका ही एक पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। CT स्कैन इज ए कंप्यूटेड टोमोग्राफिक स्कैन, बिल्कुल सही है। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, बिल्कुल सही है। 93 के दोनों ऑप्शन सही हो चुके हैं, आंसर हो चुका है सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। हाल ही में तेज चक्रवात, तेज नाम समझ में आ रहा है, हमारे भारत ने दिया था, ये 16 अक्टूबर 2023 को आया था अरेबियन सी में। तो 94 क्वेश्चन का आंसर हो चुका है यहां पर ए। क्वेश्चन नंबर 95। मैच द फॉलोइंग करेक्टली। कुछ यहाँ पे हमारे लिए ऑर्गन्स के नाम दिए हैं, और कुछ वहां पे दिया है कहाँ से कौन सा हमारे यहाँ पे बेसिकली डाइजेस्टिव जूस निकलता है। तो सबसे पहले दिया हुआ है लीवर या यकृत, तो यहां से निकलता है हेप्रिन और फाइब्रोनिजेन, मतलब 2 ऑप्शन हो चुका है। जब फिर कंफ्यूजन, ए और बी एलिमिनेट हो चुके हैं, 2 ऑप्शन जिन्ना है, सी और डी। और एक उसने बता ही दिया है कि फोर्थ पे दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि दोनों बोल रहे हैं माल्टेज, मतलब 2 पोजीशन ढूंढनी है। अब हम आते हैं किस पे, सेकंड नंबर पे, अमाशय या पेनक्रियास पर। तो वहां से रिलीज क्या होता है हमारे लिए? HCl।
टू के बाद 1। अच्छा, आंसर मैच हो गया। 95 का आंसर होता है डी। HCl का फुल फॉर्म क्या है? बिल्कुल पता है, स्कूल टाइम में कई बार यूज किया होगा यदि आपने साइंस या 11 12 में केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। डीएनए इज नॉट फाउंड इन दी। तो जो हमारी बॉडी में डीएनए होता है वो किस ऑर्गन में नहीं मिलता है? न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोफिल में होता है, सिर्फ और सब किस में नहीं होता? क्रोमोप्लास्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाता है यहाँ पर डी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। विच प्रोटेक्ट फ्रॉम दी न्यूक्लियर रेडिएशन। एक बच्चों जैसा क्वेश्चन आंसर पढ़ा होगा, स्कूल में रटा होगा 9th क्लास के एनसीईआरटी में। तो जो पोटेशियम आयोडाइड होता है ये क्या करता है? न्यूक्लियर रेडिएशन के इफेक्ट को कम कर देता है। तो 97 का आंसर हो जाता है यहां पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। यदि किसी मिट्टी या जल में आर्सेनिक की अधिकता है तो मुख्य रूप से कौन से पौधे नहीं उगाने चाहिए? तो वही पौधे नहीं उगाने हैं जो बेसिकली आर्सेनिक के लिए एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं। तो वो कौन सा होता है? धान का पौधा। तो 98 क्वेश्चन का आंसर यहां पर हो जाता है हमारे लिए बी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति के मृत्यु के कारणों की जांच। सुना होगा कुछ बिसरा बिसरा टेस्ट होता है जब किसी आदमी को क्या बोलना चाहिए अपने लिए, पॉइजन दे के मारा जाता है। तो उसके बॉडी के जिस ऑर्गन की जांच की जाती है वो होता है उसका लीवर। इसलिए वो डायलॉग सुना भी होगा कि शराब पी पी के आदमी का लीवर सड़ जाता है और आदमी मर जाता है। आते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पे। SDG रिपोर्ट सबसे पहले क्वेश्चन में देखा था तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टैटिक्स नेटवर्क और डबलिन यूनिवर्सिटी। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाता है यहाँ पर सी। उम्मीद करता हूँ आप सभी का स्कोर बहुत अच्छे से आ रहा होगा। तो अगले टेस्ट की तैयारी और अच्छे से कीजिए जो कि हमारा नेक्स्ट टेस्ट होगा यूनिट 7 के पार्ट नंबर 2 पर। और हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों से कहिए कि वो भी फास्ट के चैनल को ज्वाइन करें और इस फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके अपना रिजल्ट जान पाएं। थैंक यू सो मच।